बच्चों, आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी यानी समस्थिति। समस्थिति शब्द लैटिन भाषा के आइसोस्टेटियस शब्द से बना है। जैसे कि आइसोस्टेसी, ISOSTASY, आइसोस्टेसी। ये लैटिन भाषा के ISOSTATIUS शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समान स्थिति, यानी कि इन इक्विपोजिया। समस्थिति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों, जब जब हमारी पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो हमारी जो पृथ्वी के ऊपर स्थित जो ऊंचे क्षेत्र हैं, जैसे कि पर्वत, पठार आदि निम्न बेसिनों के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा ही संतुलन है। यानी कि ऊंचे क्षेत्रों और निम्न बेसिनों, निम्न जो भाग है और ऊंचे जो भाग है, उनके मध्य जो भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता दिखाई देती है, उसी दशा को ही हम संतुलन का नाम देते हैं। Isostacy simply means a mechanical stability between the upstanding parts and lowering basin on a rotating earth। दोबारा बोल देती हूँ मैं से। Isostacy simply means, आइसोस्टेसिस का साधारण सा अर्थ है कि एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन, किसके बीच में मैकेनिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स, एक तो ऊपरी भाग, एंड द लोइंग बेसिन, और नीचे के बेसिनों में, ऑन ए रोटेटिंग अर्थ, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए। ठीक है। अगला मत है होम्स का। होम्स, इनकी स्पेलिंग होती है HOLMES, होम्स के मत में, यानी कि जो हमारे ज्योग्राफर रहे होम्स, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो हम पढ़ते हैं। समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों, मैदानों के मध्य पाई जाती है। तो होम्स मत कहते हैं कि समस्थिति संतुलन की वह दशा है, संतुलन की, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो पृथ्वी पर इतने पर्वत, पठार, मैदान, इतनी स्थितियां पाई जाती है, तो समस्थिति हम उसको बोल रहे हैं कि जहाँ पर इनमें संतुलन पाया जाता है। जब अधः तल पे, अधः स्तर पर इन सब में जहाँ संतुलन पाया जाता है, तो उसी को समस्थिति की कंडीशन हम बोल रहे हैं। तो समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, भूपटल के ऊपर यानी हमारी धरती के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, विशाल पर्वतमालाएं हैं, पठार है, और मैदानों के मध्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संतुलन पाया जाता है। उसी को ही हम बोलते हैं समस्थिति। ठीक है। दूसरी परिभाषा है जो स्टीयर्स द्वारा दी गई है, STEERS, स्टीयर्स। इन्होंने समस्थिति की व्याख्या सरल शब्दों में करते हुए बताया है कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन विद्यमान है, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी स्टेबिलिटी है, संतुलन है, वहाँ समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा समान होगी। तो ये बोलते हैं कि यदि समान धरातलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर नीचे धरती के अंदर भी इनकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा एकदम समान होगी। समान धरातलीय क्षेत्र जैसे पर्वत, पठार, मैदान है, तो ये धरातलीय क्षेत्र हैं, तो इनके नीचे जब पदार्थ की मात्रा भी कितनी होनी चाहिए? समान ही होनी चाहिए। ये स्टीयर्स द्वारा बताया गया है। तो हमारे कोर्स में है प्रेट की संकल्पना। तो हम प्रेट महोदय की संकल्पना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। प्रेट की संकल्पना, प्रेट कॉन्सेप्ट 1869 में 1869 में प्रेट के संरक्षण में गंगा सिंधु मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु भूगणितीय सर्वेक्षण किया जा रहा था। किसका सर्वेक्षण किया जा रहा था? भूगणितीय सर्वेक्षण। किसके निर्धारण हेतु? अक्षांशों के निर्धारण हेतु। भारत के मध्य देशांतर पर
कल्याण तथा कल्याणपुर नामक 2 स्थानों का त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधियों द्वारा मापन किया गया। कौन कौन से 2 स्थान थे? कल्याण तथा कल्याणपुर। इनका स्थानों का क्या किया? त्रिभुजीकरण किया और खगोलीय विधियों द्वारा इनका मापन किया गया। दोनों विधियों के परिणामों का अंतर देखकर प्रेट महोदय को आश्चर्य हुआ। दोनों विधियों का जब दोनों विधियां लगाई, त्रिभुजीकरण की विधि और खगोलीय विधि, जब दोनों विधियों के परिणाम देखे तो उनका अंतर देखकर प्रेट महोदय को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कल्याण की दूरी हिमालय से मात्र 96 किलोमीटर थी। क्योंकि कल्याण की दूरी वहां हिमालय से कितनी थी? मात्र 96 किलोमीटर। अतः प्रेट ने अनुमान लगाया कि हिमालय की निकटता का प्रभाव ही साहुल रेखा के आकर्षण का कारण थी। प्रेट ने क्या अनुमान लगाया? कि हिमालय की निकटता, कि हमारे जो हिमालय निकट पड़ रहा है कल्याण और कल्याणपुर से, तो उसकी निकटता का प्रभाव ही साहुल रेखा यानी कि प्लम्ब लाइन के आकर्षण का कारण रही थी। ये मानना था हमारे प्रेट महोदय का। प्रेट ने मध्य भारतीय पेटी में कल्याण तथा उच्च एशिया एवं दक्कन के मध्य प्रेट ने मध्य भारतीय पेटी में कल्याण तथा उच्च एशिया एवं दक्कन के मध्य कम द्रव्यमान वाले क्षेत्रों में 2.0% से अधिक घनत्व का अनुमान किया। कितना घनत्व का अनुमान किया? 2.0 का। 2.0 से अधिक घनत्व का अनुमान किया। प्रेट के अनुसार ऊंचाई एवं घनत्व में विलोम अनुपात होता है। प्रेट ये बोलते हैं कि जब ऊंचाई और घनत्व में विलोम अनुपात होता है, अतएव क्षतिपूर्ति तल के ऊपर स्थल खंडों के घनत्व में भिन्नता मिलती है। जो क्षतिपूर्ति तल होता है वहां पर स्थल खंडों में के घनत्व में भिन्नता मिलती है, किंतु उसके नीचे घनत्व समान रहता है। ये बोल रहे कि एक तल है, उसके वहां पे घनत्व में भिन्नता मिलती है, लेकिन किंतु एक स्थान ऐसा आता है जिसके नीचे घनत्व में समानता पाई जाती है। इसके आधार पर प्रेट ने निम्न घनत्व वाले समान गहराई के स्तंभ के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो इन्होंने प्रेट महोदय ने बताया कि निम्न घनत्व वाले समान गहराई, कैसी गहराई? समान गहराई के घनत्व के स्तंभ बताए हैं और इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भिन्न घनत्व वाले समान गहराई के स्तंभ, कौन से? भिन्न घनत्व वाले, जिनका घनत्व अलग है लेकिन गहराई समान है, इनके सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसे कि पारा है, यहाँ पे पारा में कौन कौन सी धातु के वो डाले गए हैं? एक तो सीसा, लोहा, एंटीमनी और जस्ता। ये चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देखो सबके नीचे का जो तल है वो समान नीचे तक पाया गया है और ऊपर इनकी ऊंचाई में असमानता है। जैसे सीसा छोटा बना हुआ, फिर लोहा उससे ऊंचा निकल रहा है, एंटीमनी उससे भी ऊंचा निकल रहा है, फिर जस्ता उससे थोड़ा छोटा आ रहा है, लेकिन नीचे का जो तल है इनका नीचे इसमें समानता पाई गई है। तो पारे में निम्न धातु ठहराकर उन्होंने इसका घनत्व निकाल कर उसको हमारे सामने ये सिद्धांत रखा कि जो नीचे इसमें एक घनत्व जैसे पारे के घनत्व में ये क्या है? समान गहराई के स्तंभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ऊपर तो घनत्व भिन्न हो सकता है, जैसे सीसा का घनत्व 11.4, लोहा 7.9, एंटीमनी 6.6 और जस्ता 7.9, लेकिन पारा में जब इनको रखा गया तो इनका घनत्व कैसा आया? नीचे की ओर समान आया, धरातल की ओर, है ना। तो ऐसा ही हमारा बी चित्र है, इसमें ध्यान से देखेंगे हम। अधः स्तर है, इसका है 3.3, अधः स्तर का 3.3। पर्वत है 2.7, बेसिन है 2.8, ये भी बेसिन है 2.7, फिर पर्वत है 2.6, फिर है बेसिन 2.8 और समुद्र तल है 3.0। तो हम देख रहे हैं कि इन सबका अधः स्तर पे यहाँ पे नीचे घनत्व वो देखा जाए, गहराई इनकी तो नीचे की ओर समान आ रही है, जबकि ऊपरी ओर इनके आकृति में या इसमें कह सकते हैं कि ऊपरी ओर जैसे पर्वत काफी ऊंचा निकल रहा है, समुद्र तल नीचे की ओर है, इस तरह से इनमें
ऊपर असमानता है जबकि नीचे समानता पाई जाती है, अधः स्तर में समानता पाई जाती है। तो हमारे प्रेट मोदे का यही कहना था कि जो स्थान ऊपर से कम या ज़्यादा है वो नीचे एक स्थान पर आकर समान हो जाता है। तो देखना पर्वत, पठार और बेसिन जितने भी समुद्र तल जो भाग दिए गए हैं नीचे की तरफ सब समान गहराई तक पाए जा रहे हैं, इनका ये बताना था। दूसरे हमारे महोदय हैं एरी। एरी महोदय कहते हैं कि ब्रिटिश खगोलवेत्ता एरी 1859 में हिमालय के आकर्षण के संबंध में निश्चित मत दिया। किसके संबंध में दिया इन्होंने? हिमालय के आकर्षण के संबंध में, कि उसका आंतरिक भाग कदापि खोखला नहीं हो सकता। एरी महोदय कह रहे हैं कि हिमालय का आंतरिक भाग कदापि यानी कभी भी खोखला नहीं हो सकता। उनके अनुसार कम सघन शैलों से निर्मित भूपटल अधिक सघन शैलों से निर्मित अधः स्तर के ऊपर तैरता है। यानी कम सघन शैलों से निर्मित भूपटल अधिक सघन शैलों से निर्मित अधः स्तर के ऊपर तैरता है। यानी कि जो कम सघन शैल थी वो अधिक सघन शैलों के ऊपर तैर रही थी। इसका मतलब ये कि जो हल्का पार्ट था वो ऊपर था और जो गहरा और ज्यादा सघन था वो नीचे की ओर था। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी इसी तरीके से पढ़ा था कि जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर थी और जो गहरी और भारी प्लेट थी वो नीचे की ओर थी। इसी तरह से यहाँ पे भी एरी महोदय भी यही बात बता रहे हैं कि जो कम सघन शैल थी वो भूपटल के ऊपर थी और जो अधिक सघन थी वो अधः स्तर के अधिक सघन शैल नीचे है और कम सघन शैल ऊपर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हिमालय भारी मैग्मा में तैर रहा है। तो इनका मानना था कि इसके अनुसार जो हिमालय हमारा तो भारी मैग्मा में तैर रहा है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्थल रूपों सहित भूपटल अधः स्तर में केवल तैर ही नहीं रहा है अपितु उसमें अधिक गहराई तक प्रविष्ट भी है। आगे इन्होंने क्या बताया? हिमालय को किस में तैरता हुआ बताया है? मैग्मा में। ठीक है, तो आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्थल रूपों सहित भूपटल अधः स्तर में सभी स्थल रूप कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, कोई सारा किसी भी तरह का कोई भी स्थल रूप है वो क्या है? भूपटल अधः स्तर में केवल तैर ही नहीं रहा है अपितु उसमें काफी गहराई तक प्रविष्ट भी है। देखो यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया है, उसमें देखो कि जो पहला डायग्राम है उसमें पारा है 13.6 और तांबे के विभिन्न भाग के 8.9 तक के घनत्व के तांबे के वो लिए गए हैं और पारे पे उसको तैराया गया है। तो देखना जितनी गहराई इसमें ऊपर है एक सीमा के बाहर जितनी गहराई नीचे है उतना ही वो ऊपर भी निकला हुआ है। चित्र को ध्यान से देखें, इनमें से देखें इसके अलग अलग पीस हैं, छोटा पीस, बड़ा पीस, फिर खड़ा हुआ, फिर आड़ा, सब तरह के पीस है। लेकिन इसमें जो पारे में जो तांबे के पीस है जितना ऊपर निकला हुआ है उतना ही गहराई में नीचे की ओर भी है। ऐसा ही इसका दूसरा चित्र है जो पर्वत, पठार और बेसिन और समुद्र तल को शो कर रहा है। उसमें अधः स्तर देखो 3.3 है, लेकिन जो कुल भूखंड का भाग था जैसे कि पठार है, बेसिन है, पर्वत है, ये इसमें देखना कि ये जितना ऊपर निकला हुआ है उतना ही नीचे भी धंसा हुआ है। पठार का भाग भी इसी तरीके से है, बेसिन का इसी तरीके से है और पर्वत का भाग भी जो ऊंचा निकला हुआ है वो भी नीचे भी उतनी गहराई में है। नीचे का समुद्र समान नहीं है, नीचे भी गहराई में अंदर तक है और ऊपर भी निकला हुआ है। ऐसे समुद्र तल का भाग है, तो यहाँ पर समुद्र तल का भाग हमने छोटा बना रखा है। देखो आप ध्यान से, ये जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उतला उतला सा उतना ही नीचे ही है। ठीक है, तो हमारे एरी महोदय यही कहते हैं कि विभिन्न स्थल रूपों सहित भूपटल अधः स्तर में केवल तैर ही नहीं रहा है अपितु उसमें काफी गहराई तक प्रविष्ट भी है। काफी गहराई तक प्रविष्ट है, जैसे पर्वत नीचे तक आ रहा है, पठार और बेसिन भी नीचे तक आ रहे हैं। इस तरह से
एरिमोदे का ये मत इस तरीके से मानना है कि जितना स्थल रूप ऊपर निकल रहा है उतना नीचे गहराई में भी प्रविष्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।